We have today with us Amitabh ji, and I would like to tell you more about him because when I met him first time, I had a different perception when I got to know that he's writing book on uh, cow. गाय माता के ऊपर किताब लिख रहे थे. He was writing book on cow, and I was little amazed. यार book cow के ऊपर कैसे लिख रहे हैं? So let me tell you how he reached to this life of dedicating his life to a cow, and he's an IT guy. He's worked 17 years in corporates or international corporates. He worked for Bank of America, Tech Mahindra, Patni Computers, and not only in India. He's worked for these IT companies in Europe, Germany, France, and he worked internationally. And he realized that his passion lies in uh, his Indian culture. That is where his passion lies in. And then he decided to start working on uh, start revolving his life around the cow. And मैं पहली बार जब मेरी अमिताभ जी से बात हो रही थी, then we were discussing that how cow saved my life, and then we moved to the cow is ultimate savior, and that's how we got this book. So अमिताभ जी पहले let us know a little bit about yourself कि आपका जर्नी कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुआ, and till you reach to your passion of life. Working around the cow all the time, and गौ माता का जो भी आपने किया, क्यों किया, कैसे किया, tell us more about yourself. Mute. सभी को नमस्कार और गौ माता की जय। जर्नी तो कैलाश जी ऐसा शुरू हुआ कि कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पहली किताब गाय माता के ऊपर लिखूंगा, लेकिन हाँ, बचपन पूरा गुजरा है गाय माता के साथ में। Wow. मेरे पिताजी का भी यही है, मेरे दादाजी का भी यही है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो 150 साल से हम लोग 3 पीढ़ी का तो मुझे याद है। और आज भी मेरे पैतृक गांव में सब लोग गाय माता के साथ ही रहते हैं। हुआ यूं कि एक बार कुछ कमर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट कम से कम मान लीजिए 3-3.5 लाख रुपया खर्च कर दिया अलग अलग थेरेपीज में। लेकिन वो टाइम बीइंग रिलीफ मिलता था, उसके बाद कुछ होता नहीं था। और एक दिन अचानक मुझे हमारे एक मित्र हैं, वो मिल गए। उन्होंने कहा आप आइएगा गौशाला, देखते हैं। तो वहां पे पंचगव्य के सेवन और कुछ मर्म विद्या से आप मानेंगे नहीं, 10-12 दिन में मेरा कमर दर्द चला गया। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, और गौ माता की कृपा से आज तक तो कमर में दर्द नहीं आया। तब आप आईटी में जॉब करते थे उस समय पे? हाँ, तब मैं आईटी में ही था। तो वहां से थोड़ा लगा कि नहीं, कुछ तो है जो हम लोग छोड़ रहे हैं बीच में। तब फिर मैंने सोचा चलिए कोशिश करते हैं दुनिया के सामने ले जाने की, कि भाई देखो ये हमारी पैतृक संपत्ति ही बोलूंगा मैं, मेरी अकेले की नहीं, हिंदुस्तान में भी जितने भी लोग रहते हैं सबकी पैतृक संपत्ति है। तो हम कहीं अपने इंग्लिश एजुकेशन के चक्कर में हम अपना देसी एजुकेशन भूल गए हैं। तो मैंने कहा इसको नए सिरे से, नए तरीके से हिंदुस्तान के सामने रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। तब फिर वहां से ये शुरू हुआ। फिर भगवान या गाय माता की दया से आप लोगों के साथ भेंट हो गई। आपने और दीपक जी ने तो पूरा गाइड करके ये एक फॉर्मेट जो दिया है, वो आप दोनों की बड़ी क्या बोलते हैं, सहायता रही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब आप जॉब में थे और आपने डिसाइड किया कि आप जॉब छोड़ेंगे, कितना कैसा टफ था थोड़ा। टफ थोड़ा, बहुत टफ होगा। टफ थोड़ा तो नहीं बोलूंगा, बहुत टफ, क्योंकि एक अलग टाइप का मंथली इमोल्यूमेंट्स आ जाता था पहली तारीख को, और उसके बाद सडनली लीविंग दैट, तो इट वाज टफ तो था। ओके। और कब से आपने फिर खुद पंचगव्य चिकित्सक का कोर्स किया? अच्छा, पहले आप अपने हमारे ऑडियंस को बताएंगे पंचगव्य होता क्या है? हाँ, पंचगव्य जो है वो देसी गाय के, जो हम लोग नस्ल जिसके नाम से जानते हैं, गीर गाय है, फिर वेचूर गाय है,
कांकरेज गाय है, हरियाणी में गाय है। ऐसे भारत के हर प्रदेश के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 प्रादेशिक गाय हैं। तो इन गाय के गव्य रहते हैं, उसमें से 3 गव्य जिसको हम डायरेक्ट बोलेंगे जो है गौमूत्र, गोबर और दूध, और इनडायरेक्ट गव्य जो रहते हैं वो है दही और घी। ये पांचों को गव्य को मिला के बनता है पंचगव्य। पंचगव्य। लेकिन सिर्फ देसी गाय का, जर्सी गाय का ये कुछ काम नहीं आता, सिर्फ देसी गाय का। तो आपने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज भी पढ़े हैं जिसमें इनके ऊपर काफी सारा शोध हुआ है कि पंचगव्य से काफी सारे, मैंने तो सुना है यूएस में पेटेंट भी लिया हुआ है इसके ऊपर। हम लोग थोड़ा उस क्या बोलते हैं मामले में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि जितना भी हमारे पास विद्या जो हमारे पास थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी की जब लाइब्रेरी जलाई गई उसके अंदर सारी विलुप्त हो गई। तो आज की तारीख में जैसे हम देखा जाए कि रिसर्च फिर पेपर प्रेजेंट करना, ये हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि ये हमारे घर की बात थी। बराबर। जैसे किसी दाल में तड़का लगाना तो सारी हिंदुस्तान को मालूम है तड़का कैसे लगता है, अब इसके ऊपर रिसर्च करके कौन रखेगा। सही बात है। तो ये, लेकिन अब क्योंकि ये चिकित्सा का रूप ले रही है तो काफी लोग इसका रिसर्च करके उसके पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस चीज का सेवन करने से, किस समय सेवन करने से इसका क्या फायदा रहता है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता तो गौमूत्र अकेला अगर वो 5 ml या 10 ml रोज पी ले, उसको लाइफ में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है पंचगव्य से? उस हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना कर सके। कोई भी नहीं है? कैंसर भी ठीक हो सकता है? मैंने खुद कैंसर ठीक किए हैं, प्रोस्टेट कैंसर ठीक किया है, और हमारे गुरुजी हैं योगा सिखाते हैं, उनको फेज 3 कैंसर था और गौमूत्र और घनवटी से उनका कैंसर हमने रिवर्सल कर दिया। एक सबसे बड़ी इस चिकित्सा की प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आदमी सब जगह से थक हार के फिर आता है कि चलो ये भी कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, हाँ तब तक देर हो जाती है, और फिर उसमें सक्सेस जब नहीं मिलती तो आदमी दूसरों को ये बोलता है अरे मैं भी किया था, हमारे पिताजी या हमारे माताजी कोई बचा नहीं, तो उसमें मजा नहीं है ऐसा। तो प्रॉब्लम हमारा जो है वो ये है कि हम एंड में जाते हैं, जबकि हमको पंचगव्य जो है वो खाने की तरह लेना है। अगर यदि हम रोज 5 ml सवेरे या शाम को जब भी टाइम मिलता है 10 ml पानी के अंदर और 1 घनवटी के साथ ले लेते हैं तो आपको कभी भी कहीं पर भी कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, अभी एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछना मिला। अभी जो न्यू जनरेशन है उनको अगर हम बोले कि ये गोमूत्र का सेवन करना है दिन में 1 बार या 2 बार, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस चीज को हम अपनी आने वाली जनरेशन को अडॉप्ट करना सिखाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये मेरी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है जो अभी इस पे पूरा ध्यान लगा रहा है। उनके जो चेयरमैन है वल्लभ भाई कथीरिया जी, उनसे मेरी बात हुई थी इसके बारे में। इंसिडेंटली मेरी जो किताब है उनका विमोचन भी उन्होंने ही किया था, हालांकि मैं उधर प्रेजेंट नहीं रह पाया था, जा नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने किया था। तो उनसे मैंने बोला था ये कि आपको इसके अंदर क्या चीज करना चाहिए। तो अभी की जनरेशन को हमारी जो चिकित्सा पद्धति रही है, चाहे आयुर्वेद रही हो चाहे पंचगव्य रही हो, उसके बारे में मालूम ही नहीं है। काफी लोगों को बोलता हूँ राइट। तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टडीज के अंदर गाय के ऊपर कहानियां, कविताएं, छोटे छोटे श्लोक, उसके मतलब, तो जब उनको बचपन से ये सब चीजें सिखाई जाएंगी तो बड़े होके वो आप जैसा बोल रहे हैं उनका रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। आज की तारीख में क्योंकि उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से उनका ये रिएक्शन आ रहा है। लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं वो लोग जाके पूछते जरूर है इससे कुछ होता है कि, भले मुंह बनाते हो लेकिन पूछते हैं और सेवन भी करते हैं। हाँ, लेकिन 4 आदमी के बीच में नहीं बोलेंगे वो।
ये एक है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। समझिए, अगर किसी को गोमूत्र का सेवन चालू करना है तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कि उसका स्मेल कैसा रहेगा, या मिलेगा कहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल स्टोर में जाके खरीद लिया हमने। तो इसको आसानी से लेने के लिए एक तो अवेलेबिलिटी, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, बहुत सारे लोगों को इसमें स्मेल का एक इशू रहेगा, तो आप थोड़ा स्मेल के बारे में बताएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं इसको, उन्होंने कभी गोमूत्र का सेवन नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा उनको कि गोमूत्र का मतलब होता क्या है। क्योंकि आपने मुझे समझाया था तब मुझे भी समझ में आया था कि होता क्या है, वो एक्सट्रैक्ट होता है, या जो आपने मुझे अच्छे से समझाया था, आप सबको समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, मैं चिकित्सा के रूप में आपको बताना चाहूंगा। गौमूत्र जब गाय देती है, उसके 2 या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर आपने उसको पी लिया तो उसके जैसा शरीर का लिए लाभदायक और कोई चीज नहीं है। परंतु होता क्या है कि हम हर एक आदमी गाय के पास जाके सवेरे 3-4 बजे नहीं खड़ा रह सकता। करेक्ट। तो अब इसको हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि इसका इन लोगों ने डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो डिस्टिलेशन क्या है, पहले हम 4-5 दिन गौमूत्र का इकट्ठा करते हैं उसको, फिर उसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन में 2 पार्ट आते हैं। एक तो जितना भी वाटर पार्ट है वो एयर बन के उसको हम कंडेंस करेंगे और फिर वापस लिक्विड बन जाएगा। तो ये होता है पहला पार्ट, दिस इज कॉल्ड अर्क। अर्क, तो अच्छा। बाजार में जो मिलता है वो सिर्फ अर्क मिलता है। अर्क। परंतु ये पानी जब गर्म करके निकल जाता है तो उसके नीचे जिसमें मिनरल्स रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, ये सारे मिनरल्स हैं, ये हैवी मिनरल्स, ये उड़ेंगे नहीं हवा में, तो वो जम जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको लेके जैसे दूध का खोआ बनाते हैं वैसे ही इसका भी खोआ बनाते हैं। अच्छा। इसमें घी ऐड करते हैं, दूध ऐड करते हैं और फिर खोआ बनाते हैं। खोआ बनाने के बाद उसकी छोटी छोटी गोली बना देते हैं, जिसको बोलते हैं वटी। वटी। जी। तो जब भी हम 5 ml गौमूत्र अर्क लेंगे, उसके साथ 2 वटी लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा इट विल बी 97% ऑफ गौमूत्र। फिर भी प्रोसेस में 3% लूज हो जाता है। अच्छा। तो पब्लिक दुनिया में अभी ये वटी का किसी को कंसेप्ट मालूम नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, अर्क लेके आते हैं, बोलते हैं यही गौमूत्र है, यही पीते हैं। लेकिन 70% मिनरल्स जो रहते हैं वो वटी में रहते हैं, 30% जो भी रहता है वो अर्क में रहता है। तो जो सिर्फ अर्क लेता है उसके लिए सिर्फ 30% गौमूत्र जा रहा है, 70% मिनरल्स नहीं जा रहे हैं। अच्छा, 30% तो ही जो अर्क भी का बेनिफिट है। हाँ, तो जो भी अर्क गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं वो अर्क और वटी दोनों कंबाइन करके लेना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा स्मेल का, ठीक है, अगर स्मेल आता है तो पानी में गौमूत्र मिला के ले लीजिए, आप सांस रोक लीजिए, सांस रोक के आप वटी मुंह में डाल के और पी लीजिए, आपको जरा भी स्मेल नहीं आएगी। नहीं, लेकिन मैं जब आपके कहने के बाद मैंने सेवन चालू किया तो मुझे स्मेल ऐसा कुछ लगा नहीं इसमें। मतलब एक माइन्यूट बोलूंगा, 2-3% का स्मेल है पानी के जैसा, पर ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक आप सब लोग, हाँ बोलिए मंगला। होता क्या है, ये स्मेल जो है ना, हम लोग यूरिन के नाम से नाक चढ़ाते हैं। करेक्ट। कि यूरिन हमने जब भी स्वमूत्र जो रहता है जब भी होता है वो स्मेल मारता है, राइट। करेक्ट। तो हमने उसके साथ इसको कंपैरिजन करना शुरू किया है, हाँ, ऐसा जबकि होता आप नहीं है। देखिए ऐसा होता नहीं है। ये जब हम गौमूत्र लेते हैं, जब आप पेट के अंदर चला जाता है, आप देखिएगा आपके टंग में सलाइवा ज्यादा बनेगा और मिठास रहेगी। तो आपके पास कांटेक्ट किया तो आप भी अवेलेबल करवा सकते हैं हमारे पास में, वो हाँ, और वटी दोनों पक्का भिजवा सकते हैं हम सब लोगों को, पूरे इंडिया में पक्का कहीं भी पक्का, भिजवाएंगे आप। जरूर जरूर। ये मेरा इंस्टाग्राम जो है उसके अंदर ये ठीक है, एंड में चीज मैं रखी आपसे है। डिटेल लूंगा ताकि किसी को मंगाना हो तो मंगा सके। पक्का पक्का।
और अभी भी ना एक आप सबको सारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताता हूँ। जो अमिताभ जी की बुक है जिसका नाम है काउ द अल्टीमेट सेवियर, ये एक कलेक्टर्स एडिशन बुक है। कलेक्टर्स एडिशन मतलब ये बुक को आप परचेज करके लाइफ लॉन्ग घर में रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये दुनिया की पहली किताब है जो 100% ऑर्गेनिक है और काउ डंग पेपर से बनी है। मतलब इसमें जो पेपर है वो काउ डंग पेपर यूज किया गया है। अभी अमिताभ जी ने इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक में भी अप्लाई किया हुआ है, उनसे रिस्पॉन्स आ रहा है, बात चल रही है। लेकिन इट इज ए यूनिक बुक। अगर आप गाय की पॉजिटिव एनर्जी को घर में रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा बोलूंगा अगर एक किताब भी अगर आपके घर में है तो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब गव्य से बनी है। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं अमिताभ जी? थोड़ा जी बताएंगे कि इस बारे में कि आपने ये क्यों सेलेक्ट किया कि गव्य से किताब बनी है हमारे को? हाँ, तो जब आपसे और दीपक जी से भेंट हुआ था मेरा यहाँ हैदराबाद में, आप जब आए थे, तब किताब लिखने का ही मन में था, ये से इतना डिटेल में नहीं था। तो हुआ यूं कि एक बार जब मैं किताब लिख रहा था तो मेरी धर्मपत्नी जो है शालिनी, अच्छा मैं एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं, हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम काउडंग पेपर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, ऑलरेडी बनाते हैं आप? जी ऑलरेडी थे। तो हमारी धर्मपत्नी ने बोला कि भाई जब पेपर है तो क्यों नहीं आप कोशिश करते कि इसको पेपर में ही छपवाओ। हम्म। तो फिर मैंने उन लोगों से बात किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग भी खुश हुए कि भाई हमने तो आज तक किया नहीं है, कि चलो ऐसा करते हैं हम। फिर उन लोगों ने थोड़ा R&D करके जो भी किया, और फिर उन्होंने हाँ बोला कि हाँ ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा गाय माता के ऊपर जब जब लिख रहे हैं तो क्यों नहीं जो किताब है वो भी पूरी गाय माता की देन ही बन जाए। सही बात है। तो उसका पेपर, उसका हार्डबोर्ड, उसका जो पूरी किताब जो है, और उसके अंदर प्रिंटर जो है उन लोगों ने सर्टिफिकेट भी दिया है कि सेइंग दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑन काउडंग पेपर। तो ऑडियंस आप सबके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की अमिताभ जी से कि वो साइंड कॉपी अपने हाथ से साइन करके कॉपी हम सबको भेजें। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि अमिताभ जी की कलेक्टर्स एडिशन बुक उनके हाथ से साइन की हुई अगर आपको चाहिए, तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि अमिताभ जी हमको देके जाए। तो लेट्स वर्क ऑन इट, वेट फॉर 10-15 मिनट्स मोर। तो अमिताभ जी अभी आपने बुक लिखा, तो अभी आप गौ माता के ऊपर कई टाइम से काम कर रहे हैं। अभी आपको अचानक से किताब लिखने का कहाँ से लगा, या कई कितने सालों से सोच रहे थे कि आपको किताब लिखना है? कब कब से मन में था किताब लिखना है? किताब लिखना तो मैं, अगर साल में बोला जाए तो 19-20 साल से सोच ही रहा था। 19-20 साल से? 19-20 साल से पहली बार मैंने किसी को बोला था तो IIM अहमदाबाद के जो डीन थे वो भी मिस्टर भटनागर ही थे, उनसे मैंने बोला था मुझे किताब लिखनी है। तो उन्होंने मुझे फट से जवाब दिया था, तुमने सोचा है तो तुम लिखोगे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहीं ना कहीं लिखना नहीं लिखना, कुछ ऐसा कुछ बेस नहीं मिला जहां पे मैं जाके कुछ लिखता या, लेकिन जब आप लोगों से मुलाकात हुई और तब ये सब आगे बढ़ा और तब ये सब प्रैक्टिकल में आया। और उसके बाद टॉपिक गौ माता के ऊपर लिखना है ये भी नहीं था, मैंने कहा लिखना है। पर हाँ, फिर एक बार बात करते मेरी धर्मपत्नी शालिनी जी के साथ मैं जब बैठा था तो वो बात करते करते उन्होंने ही बोला कि गाय के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कभी इधर है, कभी ये किताब पढ़ो, कभी वो किताब पढ़ो, ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो क्यों नहीं तुम वही किताब लिखते हो जहां पे जो जनरल नॉलेज हमको चाहिए वो एक जगह मिल जाए, चाहे सारी इन डेप्थ ना मिले, लेकिन पंचगव्य क्या है, गाय क्या होती है, गाय कितने टाइप की होती है, क्यों हमारा जो धरती है भारत माता की वो इतनी ब्लेस्ड क्यों है गाय माता से, क्या होता है, वो सब अलग अलग ग्रंथों में लिखा था। तो मैंने क्या कोशिश की है, मैंने कोशिश की है जितना मिनिमम हो सकता है वो सबको एक में लाके कि आदमी यहाँ पढ़ ले तो उसको इतना समझ में आ जाएगा कि गाय क्या है। और एक और इंसिडेंट मैं आपसे बताना चाहूंगा
मैं और शालिनी ऑफिस जा रहे थे, तो हमारे आगे, मतलब आपको ये, मैं कोविड पहले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ट्रैफिक जैम था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमारी गाड़ी में से आगे से कोई उतरा और रोड के डिवाइडर के ऊपर ये जर्सी गाय खड़ी थी, और वो जर्सी गाय के पैर छू के हाथ जोड़ के कुछ मंत्र बोला और कार में बैठ गया। तो मैं और शालिनी हंस रहे थे। मैंने कहा, बंदे में श्रद्धा है, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम कि गाय नहीं, ये कोई किसी भी जानवर को पूज रहा है। तब मुझे थोड़ा लगा कि मतलब देखिए, इस आदमी को पता तो था गाय माता का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये गाय नहीं है। तो फिर हम लोग थोड़ा लगा कि मैंने कहा नहीं कुछ। जी और अमेजिंग है। आप अमिताभ जी से बात करेंगे, घंटों निकल जाएंगे। अमिताभ जी ने मुझे बताया था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और अगर आप गाय के ऊपर जाके हाथ फिराएंगे नॉर्मली, उसी से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। सिंपल है। हाँ, तो उसके अंदर एक चीज है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो गाय के पीछे हम्प में जाके आप ऐसे नीचे हाथ ले जाइए तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और अगर लो है तो नीचे से आप ऐसे ऊंचा कीजिए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अमेजिंग है। मतलब आप जितना सुनेंगे अमिताभ जी को, आपको इनकी बुक आपके घर में होनी चाहिए। अगर आपको अपने दादा दादी है, नाना नानी है, दे विल तो लव इट, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारी संस्कृति जो छूट रही थी, हमारा बेटा हमारा पोता घर में फिर से ला रहा। अमिताभ जी, जब आपने बुक लिखना स्टार्ट किया तो कितने दिन लग गए आपको बुक लिखने में, स्टार्ट करने के बाद? हाँ, थोड़ा मैंने टाइम खींच लिया। आपसे बोला था मैंने 1 महीना करने के लिए, लेकिन शायद 2-2.5 महीना हो गया, फिर रिविजन्स और इन सब चीजें। फिर 3 भी महीना सर जी, एक तरफ 19 साल है और एक तरफ 2.5 महीना है, तो हाँ बहुत फास्ट किया आपने। ओ भैया, उस हिसाब से तो अभी आप समझ लीजिए 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीने में हो गया था। और जब आपने सबको बताया कि आप बुक लिख रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन था आपके आसपास के लोगों का? दोस्तों का सही रिएक्शन था। अच्छा। बोले अच्छा तू लिख रहा है मैंने कहा, हाँ मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अभी नया चस्का आया अमिताभ। तो दोस्तों ने काफी खींचातानी की, और मेरी मम्मी और पापा दोनों थोड़े आश्चर्य में थे कि ये कहाँ क्या कर रहा था और अब आके क्या करने लगा ये सब। तो वो था, बाकी तो सबका व्यू डिफरेंट ही था। और जब किताब आ गई उसके बाद में रिएक्शन कैसा था उन दोस्तों का? खींचातानी में कुछ फर्क आया कि नहीं आया आने के बाद में किताब? नहीं, मैं आपको बताऊं, पहली 5 किताब जो मेरी सेल हुई है, वो 5 मेरे खास मित्र थे। वेरी गुड। तो मित्रों ने भी सहायता की। ऐसा नहीं कि वो 5 ही थी, उसके बाद भी हुई, लेकिन कंटिन्यूअस फर्स्ट 5 जो आई वो 5 मेरे फुल खास। सपोर्ट किया। हाँ, तो दोस्तों ने काफी अच्छा रहा। और आप बुक राइटिंग जर्नी में आपने 3-4 बार ऑलरेडी मैडम का नाम लिया है, शालिनी मैडम का, तो कब आपका प्रॉपर सपोर्ट रहा है? उसके अलावा आपको लगता है कि आपको कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए जिनके कारण ये किताब हो पाई, आपकी जिंदगी सफल हो पा रही है? किस किस को ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे? देखिए, ग्रेटिट्यूड में तो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जिससे हम कहावत या ये संस्कृत श्लोक है, आदो माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्रिका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तता मातरः। तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति की 7 माता होती हैं। पहली होती है खुद की माता जिसने जन्म दिया है, दूसरी है गुरु पत्नी या गुरु माता जिसको बोलेंगे, तीसरी होती है ब्राह्मणी जो ब्राह्मण की पत्नी होती है, लेकिन ब्राह्मण जो कर्म से होता है, राजपत्नी राजा की जो वाइफ होती है, फिर धेनु जो गाय माता होती है, फिर धत्री जो नर्स होती है, और उसके बाद पृथ्वी धरती माता। किसी भी व्यक्ति की 5 माताएं रहती हैं। तो इंस्पिरेशन यही था
ये पांचों माता को कैसे आ, पूजा जाए। तो गौ माता को पूज लिया तो सबको पूजन हो गया। सही बात। तो ये तो यहीं से शुरुआत हुआ कि हाँ चलो हम यहीं से शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पे चल गया। इसके बाद भी मैं काफी लिखने की कोशिश करूंगा, जो टिप्स रहेंगी जो घर के अंदर मैं Quick आपको tips. जैसे घर के अंदर मैं बता दूं, आप छाछ जो रहती है, छाछ को आप 1000 साल तक रख सकते हैं, और पहले दिन जो टेस्ट रहा है 1000 साल बाद वही टेस्ट रहेगा आज का छाछ का। तो वो भी मैं उसके ऊपर ये जो टिप्स हैं छोटे छोटे, लिखिए लिखिए। वो लिखने वाला हूँ। अमिताभ जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। आप लिखते जाइए, हम लाइफ में अप्लाई करते जाएंगे। जी, तो ये पहली जो हाँ माता का जो रहता है कृतज्ञता वो रहती है, उसके बाद पिता रहते हैं। फिर तो क्या है कि इतने सारे लोगों ने जो मेरी मदद की है, सबका नाम लेने बैठूंगा तो तो किताब में जबकि सबकी मैंने नाम रखा है, लेकिन बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेरा एज ए ऑथर बर्थ हुआ है, उसमें आपका और दीपक जी का तो बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू तो वेरी आप मच। लोगों को आपने जो विश्वास किया हम कर पाए आपके साथ। जी, आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं कई बार कई लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप किताब लिख रहे हैं ना, तो आप अपने मेंटर के साथ लिखिए, अकेले मत लिखिए, ताकि जल्दी हो पाएगी, आप फंसेंगे नहीं। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि मेंटर किताब लिखने के लिए होना क्यों जरूरी है, क्या फायदे हो सकते हैं इसके? फायदे की तो मतलब लिस्ट लग सकती है, लेकिन मैं 2-3 बता देता हूँ कि जब तक आपको एक मेंटर नहीं मिलता है, तब तक आप पैराग्राफ लिख सकते हो। वाह, लेकिन अब आपको मेंटर मिला है, तो उस पैराग्राफ को कहानी कैसे बनाना वो मेंटर ही सिखा सकता है। तो पैराग्राफ्स या लेसन्स या चैप्टर्स लिखना ठीक बात है, लेकिन गाइडेंस जो होती है मेंटर ही दे सकता है, और मेंटर ही आपको समझाएगा कि हाँ भाई ये तरीके से आप जाइए तो आप ले सकते हैं, और ये तरीके से। हम लोग टाइटल के लिए इतना वो कर रहे थे कि ये टाइटल रखें वो टाइटल रखें, लेकिन आपके साथ बैठे आप और दीपक जी के साथ फटाक मेरे ख्याल से 15-20 मिनट्स के अंदर तो टाइटल वॉज रेडी, फाइनल हो गया था 15 मिनट के अंदर। तो मेंटर तो जरूरी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। खासकर जो जर्नी स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। अभी मैं ये आप ऑडियंस को भी आपसे सवाल पूछने के लिए बोलना चाहता हूँ, बट ऑडियंस आप सवाल पूछेंगे उसके पहले ना, अमिताभ जी मुझे पता है, क्योंकि मैं आपका पब्लिशर भी हूँ, मुझे पता है कि आपकी बुक एक कलेक्टर एडिशन है, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है उस बुक के अंदर, और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं पता होंगी जो पता होनी चाहिए, किताब में पता चलेंगी। और बिकॉज ये यूनिक बुक है, आपने बहुत दिल लगा के खर्चा भी किया है और दिल लगा के उसको बनाया भी है, तो बहुत कॉस्ट भी लगी है आपकी, और उसी रीजन से हमने इस किताब का रेट 1500 रुपए रखा। ये ऑडियंस के लिए जानकारी देना चाह रहा हूं मैं, और मुझे तो पता है, अमिताभ जी को पता है। लेकिन अमिताभ जी है ना, मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे आज। जी आप और हम एक फैमिली मेंबर है जिसको हम सुपरफास्ट ऑथर फैमिली बोलते हैं। जी तो मेरी बहुत इच्छा है कि काफी सारे ऑडियंस जो आज आपको सुन रहे हैं और जो सुपरफास्ट फैमिली में हमारे दूसरे ऑथर्स हैं, उनको आप ये बुक 50% डिस्काउंट पे प्लीज दीजिए, आधे रेट में दीजिए, क्योंकि कलेक्टर्स एडिशन है, घर में रखनी चाहिए। तो घर में रखेंगे, पॉजिटिविटी फैलेगी, पढ़ेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेगी, और काफी सारे लोग एक साथ परचेज करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 50% डिस्काउंट दीजिए आप हमारे सबको। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आज परचेज कर रहा है बुक को अभी, आप उन सबको साइंड कॉपी भेजेंगे, आप अपना साइन करके भेजेंगे, ताकि डबल कलेक्टर्स एडिशन हो जाएगा। एक तो किताब हो जाएगी क्योंकि यूनिक है, उसके ऊपर ऑथर का साइन भी आ जाएगा, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कीजिएगा। कैलाश जी, मैं सोच के आया था कि मैं यही कहूंगा, आपने एक्चुअली मेरे मन की बात शायद पढ़ ली या जो भी है, क्योंकि मेरे मन में ये ऑलरेडी था और आपने वही बोला। तो बात ये हो रही है कि मैं इसके ऊपर और कुछ बताना चाहता हूं
कि 50% डिस्काउंट तो ठीक है, इसके ऊपर मैं 51 रुपीज का और डिस्काउंट देना चाहता हूँ। अच्छा। और उस हिसाब से मैं इसको 699 में जो भी आज लॉग्ड इन है और जो भी आज खरीदना चाहता है उसको मैं इस रेट पे दे देता हूँ। जो आपने 50% बोला वो तो है, 51 रुपीज और जो 51 अच्छा माना जाता है वो उसमें एड ऑन करके। थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, क्योंकि गौ माता जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतना अच्छा है। मैं भी योगदान करता हूँ अपनी तरफ से। मैंने आप सभी के लिए ये अमिताभ जी का बुक परचेज लिंक डाला हुआ है। आप अगर इस पे जाके अभी बुक परचेज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगी, 50% प्लस 51 रुपीज डिस्काउंट, तो 699 में होगी। और दूसरा अमिताभ जी खुद आपको साइन करके कॉपी भेजेंगे। जी। So please go ahead and purchase this and आप भी योगदान दीजिए। ये जो नॉलेज अमिताभ जी गौ माता का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भारतवर्ष में फिर से, जी। उससे योगदान ही होगा कि आपके घर वालों जानेंगे, आपके पास पड़ोस, आपके रिश्तेदार घर में आएंगे तो पढ़ेंगे। जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा नॉलेज अच्छा है। तो आप जाइए, परचेज कीजिए और हमें बताइए कि आपने किया है। तो आपको किताब एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस है उस लिंक में, तो आपके घर पे कुरियर होके आ जाएगा। और अभी मैं ऑडियंस को बोलता हूँ आप परचेज कर लीजिए और तब तक आप टाइप कर सकते हैं अगर आप कोई आपके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है अमिताभ जी। एक क्वेश्चन आया है जीशा नायर का। जीशा नायर पूछ रही है कि हाउ कैन वी आल्सो पब्लिश आवर बुक ऑन काउ डंग पेपर। जीशा मैम, सॉरी आई थिंक जीशा जी मैम की बजाय मैं बोलूँ जीशा जी, व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट यू राइट द बुक। आप पहले किताब लिख लीजिए। किताब अगर आपकी हो गई है और उसको पब्लिश करना है तो अमिताभ जी के सहयोग से और मेरी कंपनी के सहयोग से, सुपरफास्ट ऑथर से, हम दोनों मिलकर के आपकी बुक पब्लिश भी करेंगे नेशनली इंटरनेशनली, और काउ डंग पेपर पे तो आराम से कर ही सकते हैं हम। तो पहला कदम अमिताभ जी ने करके एक प्रोसेस सेट कर दिया है। अब उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम आराम से आपकी बुक परचेस, आपकी बुक काउ डंग पेपर में पब्लिश कर सकते। कैलाश जी एक और बात बताना चाहूंगा। विजय पाटिल जी जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन हैं, उनके पीए भी हमारे साथ हैं। तो विजय जी नमस्कार। अच्छा विजय जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अमिताभ जी के लिए, मेरे लिए, तो आप पूछ सकते हैं। आशा गुप्ता जी एक सवाल पूछ रही हैं अमिताभ जी। वो पूछ रही हैं आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई नो वी हैव टू कंज्यूम पंचगव्य बट द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ काउज गेट इंजेक्टेड। सो गौ माता को जो आजकल इंजेक्शन लग जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है प्योर पंचगव्य का? आशा जी आपने जाने अनजाने बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया है और ये सबको समझना चाहिए। तो आशा जी मैं कुछ साल पहले का एक एक्सपेरिमेंट का आपको बताता हूँ। राजीव दीक्षित जी आपने नाम तो सुना होगा। उन्होंने एक गाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा डेली उस गाय को मर्क्यूरी दिया गया लिमिटेड मात्रा में, और डेली गौमूत्र और दूध और गोबर उसका टेस्टिंग किया गया। तो पूरे ड्यूरेशन पे उनके गौमूत्र में, गोबर में या दूध में वो मर्क्यूरी का एक, क्या बोलते हैं, आयोटा भी अंदर नहीं आया। लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद उस गाय के गले में एक बेल्ट काली पड़ गई थी, बेल्ट जैसा आ गया था। तो उस जगह का इंजेक्शन मार के थोड़ा खून लिया गया और देखा गया तो उसको जो जितना भी मर्क्यूरी दिया गया था वो उस उधर ब्लड में निकला था। तब हमें ये पता चला कि जैसे शिव जी पूरा विष पी गए थे और उनके गले में पूरा काला पड़ गया था, नीलकंठ जिसको बोलते हैं। नीलकंठ बोलते हैं। और उन्हीं का वाहन है बैल। तब ये समझ में आया कि गाय कितना भी आप, मर्क्यूरी मतलब सबसे हार्ड पॉइजन, सबसे हार्ड पॉइजन। हाँ,
तो जितना भी हार्ड पॉइजन आप देते हैं, गाय आपको अगर देसी है, मैं ये देसी गाय की बात कर रहा हूं और किसी चीज की नहीं, गाय अगर देसी है तो इसके अंदर आप आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके लिए शुद्ध ही रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये गाय के पास से आप लेके आ रहे हैं। अब गाय ने तो शुद्ध दे दिया और फिर बीच में किसी ने मिला दिया कुछ, तब अलग बात। लेकिन गाय आपको कुछ भी अशुद्ध नहीं देगी। अच्छा, आपने अपनी बुक में गाय को कैसे पहचानना है उसके बारे में भी कुछ लिखा है, ताकि थोड़ी पहचान तो हो सके कि किसको हमें गाय बोलना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, ये भी अच्छा एक सवाल है। तो पहला, देसी गाय और बाकी सो गाय है उसके अंदर फर्क ये है कि देसी गाय के यहाँ पे गले में, जिसको इंग्लिश में ड्वाल्फ बोलेंगे, वो लटकता रहता है। एक बोलेंगे झालदार मांस, पर्दे जैसा रहता है। पर्दे जैसा वो लटकता रहता है ऐसा। दूसरी गाय जो रहेंगी उनके यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट जो हम बताएंगे, जितनी भी देसी गाय हैं, एक केरला की वेचूर गाय को आप छोड़ दीजिए, उसको भी थोड़ा सा हम्प है, लेकिन बहुत छोटी गाय है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो वो क्या होता है, उनके पीछे पे हम्प रहता है, कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा। तो ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट के गाय जो देसी रहेगी उसके पीछे जो पीछे वाला पार्ट रहता है वो एक सर्कुलर पार्ट रहेगा ऐसा। बाकी दूसरी जो गाय है उनका सिर से लेके पूंछ तक सीधी लाइन रहेगी। अच्छा, तो एक तो गले में फ्रिल रहता है और एक पीछे हम्प रहता है, तो अपनी देसी गाय है। दो चीज में तो आराम से पता चल जाएगा कि आपको देसी गाय है। और अभी सेकंड क्वेश्चन आशा जी गुप्ता जी का, उसके ऊपर सेकंड वो पूछ रही है कि वी लिव इन अ मेट्रो सिटीज, सो हाउ कैन वी चेक अबाउट द काउ इज देसी और नॉट। सो अभी वो मेट्रो, अभी कैसे गांव में रहते हैं तो आसान है। अभी तो मतलब मैं बहुत एक मस्ती की बात बोल रहा हूँ, लेकिन दुख भरी बात है ये, आपको मस्ती लगेगी। जब मेरा बेटा छोटा था, मैं पुणे में रहता हूँ, मैंने उससे पूछा कि दूध कौन देता है, तो वो बोलता दूध वाले भैया देते हैं और दूध घर में थैली में आता है। तो कई सालों तक तो उसको ये भी पता नहीं था कि ये जो हम पी रहे हैं ये गाय से आता है और गाय के थ्रू थैली में पैक होके आ रहा है। मुझे उसको गौशाला ले जाके दिखाना पड़ा कि देखो ऐसा होता है, ऐसे गाय दूध देती है। अभी शहरों में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पंचगव्य का सेवन। कैलाश जी, आपका सवाल जो है ना, ये इकोनॉमिक डिजायरेबिलिटी जो टर्म आता है उसके ऊपर आ रहा है। तो आज का मार्केट जो है ना कैलाश जी, कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर अगर बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। राजीव जी जो, जिनको मैं इन सब चीजों का प्रेरणा स्रोत मानता हूं, और हमारे निरंजन वर्मा जी गुरु जी हैं जिनके पास से मैं पढ़ा लिखा हूं, ये लोग बोलते हैं कि यदि दूध पीना है तो देसी गाय का पियो, अगर नहीं मिलता है तो मत पियो। क्योंकि बाकी जो दूध है वो दूध नहीं है, वो नुकसान करता है। बाकी दूध जो भी है, जो हमको पॉलीथीन में मिलता है या मार्केट में मिलता है, वो फायदे कम नुकसान ज्यादा करता है। मैं तो एक ही सजेशन कर सकता हूँ, अगर आप मेट्रो में रह रहे हैं, अगर आप गौशाला या आसपास में कोई ग्वाला है जो दे सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गो अर्क और गोवटी का सेवन कीजिए। वो तो कंडेंस फॉर्म में मिल रही है, प्रिजर्व कर सकते हैं आप उसको अपने घर में कई दिनों तक, और उसका फायदा दूध ज्यादा होने वाला है। और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं। आप अमिताभ जी को फोन कर सकते हैं, अमिताभ जी को ऑर्डर कर सकते हैं, वो भिजवा देंगे आपको क्वालिटी का, क्योंकि वो प्रिजर्व किया जा सकता है। दूध प्रिजर्व नहीं हो सकता, उस रीजन से दूध की जगह आप घी का सेवन कर सकते हैं, जो आप प्रॉपर क्वालिटी चेक से घी ले सकते हैं। तो जिन चीजों को प्रिजर्व किया जा सकता है उन चीजों पे चेक लगा के आप कहीं दूर से भी मंगवा सकते हैं। दूध एक ऐसी चीज है जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आप ढूंढिए, नहीं है तो दूध को अवॉइड कीजिए। लेकिन घी, गोमूत्र, गो अर्क और गोवटी, इन तीनों का सेवन भी रखेंगे तो भी दूध से ज्यादा बेनिफिट होता
हाँ, तो इसके अंदर एक चीज जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू, आपने अमिताभ जी की बुक परचेज की, थैंक यू वेरी मच। और आप बताइएगा कई सारे लोग की किताब के बारे में। और मैं फिर से बोलूंगा, मैं 200 बुक पब्लिश कर चुका हूँ कपिल जी और सारी ऑडियंस, लेकिन ये जो ऑडियंस है ना, ये जो बुक है, ऐसी बुक मैं पहली पब्लिश कर रहा हूँ, जो कलेक्टर्स एडिशन में खुद बोलता हूँ। मैं खुद इसकी 10 कॉपी रखता हूँ अपने पास में, क्योंकि मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, दिस वुड बी एन अमेजिंग गिफ्ट गिव समवन। तो बहुत अच्छा कि आपने परचेज किया, और आप सबको करना चाहिए। एक चीज और मैं कैलाश जी सबके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में बहुत ही पब्लिक को कंफ्यूज किया जाता है। देसी गाय का दूध या देसी गाय का घी, और ये मिलता है आपको 500-600 रुपए में, कंपनीज बना के बेचती हैं। तो हम सोचते हैं देसी गाय का मतलब ये वही देसी गाय है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ये जर्सी भी, वो भी देसी ही हुई, क्योंकि यहाँ अपने देश में ही है। तो हमको ये टेक्निकल टर्म देखें, भारतीय नस्ल की देसी गाय, अगर ये नहीं लिखा हुआ है किसी भी चीज में, इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये होगा कि आप नहीं कर सकते, उसको नहीं छूना है। अच्छा, तो भारतीय नस्ल की देसी गाय इज अ राइट टर्म। जी, डॉक्टर, भारतीय नस्ल, हाँ, भारतीय नस्ल की देसी गाय। जी, डॉक्टर मात्रे बोल रहे हैं कि देयर इज अ प्राइड ऑफ काउ ब्रांड काउ मिल्क of Prabhat Dairy in Pune, which home delivers in Mumbai. So you may go Google and get their contact number. So Asha Gupta, this is for you. You can talk to Prabhat Dairy also. Any other question for Amitabh ji? गाय के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि पंच गव्य चिकित्सक हैं आप, आपने प्रॉपर पढ़ाई की है इस बारे में, सीखा है, गुरु से सीखा है, और गुरु से ज्ञान आशीर्वाद के रूप में मिलता है, वो मिला हुआ है। तो अगर आपको किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अमिताभ जी, अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना हो आगे, किसी घर में, परिवार में, किसी रीजन से, बीमारी से, किसी भी रीजन से वो आपसे कुछ और ज्यादा बात करना चाहते हैं, आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, आपकी बुक लेना चाहते हैं, आपसे गो अर्क मंगाना चाहते हैं, या किसी बीमारी का इलाज किसी सगे संबंधी परिवार के कराना चाहते हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए? आपका कौन सा कांटेक्ट डिटेल में इनके साथ शेयर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से वो फोन नंबर जो है 9581, आप बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ, 9581 550 330। मैं बोलता हूँ 9581 550 और ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है जी। मैंने अमिताभ जी का मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाला है, आप सब लोग ये नंबर सेव कर लीजिए मोबाइल में। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, और आप प्लीज इनको, अमिताभ जी को जब भी चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये खुद के गौ माता से बने हुए काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काउ डंग के काफी सारे पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स इनके पास में हैं। मैं खुद अपना गो अर्क और गो वटी अमिताभ जी से ही लेता हूँ, तभी मेरा हैदराबाद जाना होता है या वो भिजवा देते हैं, तो इससे लेता हूँ। तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। और बुक आपने परचेज की है तो कुछ ही दिनों में आपको बुक कुरियर होकर आपके घर पे पहुंच जाएगी अमिताभ जी के साइन। और हम ऑलरेडी 8:47 पे पहुंच गए हैं, 8:45 तक का हमारा सेशन था, 45 मिनट का। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको 1-2 मिनट और देना चाहूंगा, 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, नहीं तो सेशन वेट करता हूँ 1-8 मिनट के लिए और जब तक लोग सवाल लिख रहे हैं अमिताभ जी, एक ज्वलंत क्वेश्चन अभी जिस तरह के जीवन हम जी रहे हैं उसके लिए, कोविड में हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं ताकि कोविड हमको छू ना सके। मैं होने के बाद ठीक की बात तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो हो गया, तो उसके भी आप बताएंगे, लेकिन कोई छू ना सके कोविड में, उसके लिए पंचगव्य में आप क्या हमको सजेशन देना चाहेंगे? पंचगव्य में एक नेजल ड्रॉप्स आते हैं जिसको हम नस्य बोलते हैं। स्पेलिंग बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ सबके लिए। नस्य बोलते हैं, पंचगव्य नस्य।
पंचगव्य नस्य। नस्य, NASYA। ये जो होता है ये पंचगव्य से बनता है, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो घी होता है। बाकी 4 गव्य जो है उसका बहुत मिनिमम होता है। इसके अंदर आजकल ब्राह्मी और ये सब भी ऐड होने लगा है। तो पंचगव्य नस्य जो है वो रात को सोते समय दोनों नॉस्ट्रिल्स में 1-1, 2-2 ड्रॉप्स डाल के अगर हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन को 100% ऑक्सीजन मिलेगा सारी रात। और इससे फायदा ये होगा कि आपको कभी माइग्रेन प्रॉब्लम है, साइनस प्रॉब्लम है, रात को खर्राटे आते हैं, या समझ लीजिए कान का, नाक का, आंख का जो भी प्रॉब्लम है, इसको आप 2 या 3 महीना इस्तेमाल किया तो आप खुद देखेंगे ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अच्छा, अगर अपने घर में अगर गाय का घी है तो क्या हम जी। घी को भी लगा सकते हैं अगर नस्य इजीली अवेलेबल नहीं हो? लगा सकते हैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूं कि आप अगर घी की बात कर रहे हैं तो वो घी कौन सा है। बराबर। मार्केट से अगर आप लेके आए हैं, देखिए एक कैलकुलेशन में आपको कैलाश जी बताता हूं। 1 किलो घी अगर बनाना है तो मुझे 35 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, अब आपके यहाँ बताइए मुझे कितने रुपए का 1 लीटर दूध मिल रहा है, वो थैली वाला। हमारे यहाँ हैदराबाद में 80 रुपए से लेके 200 रुपए तक देसी गाय का जो दूध होता है, नस्ल, देसी नस्ल का, वो मिलता है। तो हम ऑन एवरेज मान लीजिए 80 रुपीज नहीं, 90 रुपीज मान लीजिए, या कैलकुलेशन के हिसाब से हम चलिए 100 रुपीज मान लीजिए। अब 100 रुपीज का 1 लीटर मिल्क हमको 35 लीटर चाहिए, तो कितना हुआ? 35 लीटर, राइट। तो 3500 तो हमको मिल्क चाहिए 1 किलो या 1 किलो ही बोलेंगे घी बनाने में, शुद्ध देसी नस्ल की गाय का। अगर ये 3500 रुपए में होता है, आप थोड़ा उसको कम कर लिए, 3000 कर लीजिए। ठीक है, 3000 में अगर मिल बन रहा है मेरे पास और मार्केट में अगर 500 में मिल रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो आमतौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में अब जो 3000 की मिलनी चाहिए वो आपको 500 में या 800 में मिल रही है, तो वो क्या मिल सकता है। एक बात ये हो सकती है कि क्योंकि ये लोग ज्यादा बनाते हैं तो थोड़ा कम पैसा लग जाता है, तो ठीक है 3000 का 2500 होगा, 500 तक तो नहीं पहुंच सकता। तो हमको सही जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे, हाँ, ये आपको अपने शहर के अंदर R&D करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं मिल पाएगा। अरे एक क्वेश्चन और है आशा गुप्ता जी का, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजीव जी हमेशा कहते थे कि गाय जो काफी चलती है उसका पंचगव्य अच्छा होता है, ना कि जो खड़ी रहे, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जरूर, इन्होंने जो बोला है वो सही है। वो सिर्फ चलती है उसकी बात नहीं हो रही है। सबसे शुद्ध जो दूध और औषधिपूर्ण जो दूध मिलेगा वो उस गाय का मिलेगा जो सवेरे से शाम तक जंगल में चरने जाती है। जंगल में चरने जाती है? जंगल में चले तो गौशाला अगर जंगल के आसपास है तो वहां पे वो चरने जाती है, तो वो शुद्ध चीज ही खाएगी। वो प्लास्टिक तो खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसको, और गाय का एक और ध्यान रखना चाहिए, वो सूर्य के, जब सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है उसके बीच में ही खाना खाना चाहिए। उसके बाद अगर जो खाना खाती है उसका दूध भी इतना पौष्टिक नहीं होता है। तो ऐसे नियम देखा जाए तो कैलाश जी और आशा जी, वो नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि अगर बंधी हुई गाय भी है तो वो जो दूसरी गाय हैं जर्सी और उससे तो बेटर ही है, उनसे तो 1000 गुना अच्छी है। मैं ऐसे बोलूंगा कि बेस्ट को ढूंढने की बजाय जिस लेवल पे आप हैं उससे 2 कदम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसमें जाने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा लाइफ चेंज होगा। एक स्टेप बढ़ेंगे आगे। जी, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, दैट वो ज्यादा ठीक रहेगा।
एक क्वेश्चन गोपी जी पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई प्योर घी? गाय का प्योर घी आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका है? तो एक्चुअली गोपी जी, इसमें बात यह है कि गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये मैंने अपनी किताब के अंदर भी लिखा है विद इमेजेस के कौन सा घी जो है वो शुद्ध होता है और कौन सा शुद्ध नहीं होता है। उसके अंदर टिंचर कुछ मात्रा में डाला जाता है और फिर जो उसका केमिकल रिएक्शन होता है उससे पता चल जाता है कि ये शुद्ध है या नहीं है। घी में ही पता चल जाता है? घी में ही पता चल, थोड़ा घी बाहर लेके करना पड़ता है, उसी के अंदर टिंचर डालना पड़ता है। टिंचर और एक दो चीज और हैं। अच्छा, आपने लिखा है उस बारे में? जी, किताब के अंदर एक पूरा चैप्टर है कि दूध शुद्ध है तो दूध शुद्धता कैसे करेंगे, घी की शुद्धता कैसे करेंगे, ये सारा चैप्टर है उसके अंदर रखा हुआ। दूसरा, देसी गाय की जो घी रहता है वो जो है उसकी एक अलग ही मंत्र मुग्ध करने वाली खुशबू रहती है। तो बहुत टाइम ये होता है कि देसी गाय का जो दूध घी होता है उसके साथ ये लोग ये जो मिलावटी घी होता है, डालडा जिसको बोलते हैं, वो मिला के दे देते हैं गरम करके, राइट। तो वो गरम करके देते हैं तो जो क्या जब गरम होता है तब खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है, लेकिन जब सेटल हो जाता है तब ध्यान रखेंगे तो घी जो डालडा है वो नीचे बैठ गया होगा और देसी घी होगा वो ऊपर येलो कलर का दिखता है। हाँ, तो और उसमें थोड़ा डिफरेंस भी रहता है कि बाहर जो मिलता है घी वो व्हाइट रहता है और देसी गाय का येलोइश रहता है। हाँ, येलोइश रहता है। पृथ्वी पे एक ही माता है जिसका दूध जो है वो येलो है, बाकी जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं पृथ्वी पर उन सब का दूध सफेद रहेगा सिवाय कि अपनी देसी गौ माता। चलिए, आप सब लोग अभी आप जब भी चाहे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अमिताभ जी को, और अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बुक तो उनकी बुक लेने का तो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल दे ही दिया है, तो आप जाइए, बुक परचेज कीजिए, साइन कॉपी ले लीजिए, और बहुत सारी नॉलेज जो आप जानना चाह रहे हैं वो बुक में पढ़ के आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इट इज 8:55। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों के लिए जो आप लोग आए, आपने अमिताभ जी को सुना, उनसे सवाल पूछे, मेरे साथ सुना, मेरे सवालों का जवाब जब वो दे रहे थे आपने उनको सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अमिताभ जी को सुना आप सब लोगों ने। कैलाश जी, जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सभी मित्रगण से। वीक में एक बार किसी भी गौशाला में जाने का आप सपरिवार शुरू कीजिए और वहां पे दान मत कीजिए प्लीज। गाय माता को आपका दान नहीं चाहिए। वो गौशाला कुछ ना कुछ बना रही होती है, चाहे धूप बत्ती बना रही होती है, चाहे कंडे बना रही होती है, चाहे कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, वो उसकी चीज वहां से खरीद के आई तो गौशाला भी आत्मनिर्भर बनेगी और जो गाय है आपको भी लगेगा कि आप दान करके नहीं, आप कुछ खरीद के लाए। तो ये मेरी व्यक्तिगत सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके एक बार अपने घर के आसपास जो भी गौशाला है एक फैमिली आउटिंग हो जाएगी। और बच्चों को भी, जो आप बता रहे थे कि बच्चों को लगता है दूध प्लास्टिक में आता है, बच्चों को अभी से पता चलने रहा है नहीं, तो दूध है वो एक्चुअल गौ माता का होता है। तो आप बड़े शहर में भी रहते हैं तो हर शहर में गौशाला होती है, शहर से दूर भी होगी तो महीने में 1 महीने 2 महीने में एक पिकनिक बनाइए, एक दिन गौशाला जाइए, गाय के साथ समय बिताइए, और आते समय वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स वो गौशाला बना रही है वो परचेज करके आइए। दान मत दीजिए, माँ को दान की जरूरत नहीं, माँ को प्यार की जरूरत। सो लेट्स लिव दैट वे। तो आई वाज सेइंग थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टू जॉइनिंग। आप सबने ज्वाइन किया, हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, अमिताभ जी की तरफ से। एंड सेकेंड, अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हम सबको इतना सब कुछ बताया जो काफी सारी चीजें हमें पता नहीं थी। आपने अपनी बुक का एक स्पेशल ऑफर दिया आधे से भी कम रेट में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड थैंक यू वेरी मच अभिनंदन जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हम सबके साथ बात किया। बहुत सभी को मेरा यथा योग्य नमस्ते, थैंक धन्यवाद। यू। See you soon again, all of you. And for today, okay, Tala, bye bye. थैंक यू। Bye bye.